हेलो एवरीबॉडी। पेपर नंबर 298 इंग्लिश वाले 25 क्वेश्चंस हमेशा की तरह तो हल करते हैं ना। गौर करिएगा, अच्छे क्वेश्चन, अच्छा लगेगा, आपको भी मजा आएगा पढ़ के। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई, अपने कौन सा देखेंगे। क्वेश्चन है 76 नंबर। बेटा इसमें दे क्या रखा है भाई, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एरर। एरर वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन अपना है ये एरर वाला। देखो दे रखा है ना एरर, तो बच्चा एरर वाला क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है इसने, कर्मा इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ट टचिंग मॉरल स्टोरी विच वर टेलीकास्ट लास्ट वीक। तो इसने क्या दे रखा है भाई, वन ऑफ दे रखा है, वन ऑफ दे रखा है। और वन ऑफ के बाद में जो भी नाउन आती है वो हमेशा प्लूरल होती है, प्लूरल होती है। ऑफ का मतलब में से, तो ज्यादा में से एक या एक में से एक, ज्यादा में से एक। तो बच्चा देखो इस ऑफ के बाद में मोस्ट हार्ट टचिंग मॉरल स्टोरी होना चाहिए कि स्टोरीज होना चाहिए। यहाँ पर बच्चा क्या होना चाहिए हमारा, स्टोरीज होना चाहिए। और बच्चा ये जो बीच के शब्द है ना, ये मोस्ट और ये हार्ट टचिंग है, ये तो क्या चीज है, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव है। एक्चुअल में बात तो स्टोरी के बारे में हो रही है ना, तो स्टोरी की जगह में क्या लगाना पड़ेगा, स्टोरीज लगाना। समझ में आ गई बात। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 77 में फिर से बच्चा एरर वाला इस वाला, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एरर। इसमें भी एरर ही फाइंड आउट करनी है। इसने दे रखा है सी वाज अपसेट दैट शी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड हर ब्रदर्स मैरिज। अच्छा एक चीज गौर करिएगा, जब यहाँ पर केन या कुड दे रखा हो, या तो कुड दे रखा हो या क्या दे रखा हो, केन। अब हमें पता है केन बताता क्या चीज है, एबिलिटी, ठीक है, कैपेसिटी, ठीक है। और और क्या बताता है, कैपेसिटी बताता है, कैपेबिलिटी बताता है, कैपेबिलिटी बताता है, पावर और स्ट्रेंथ के लिए भी यूज होता है। तो बच्चा जब यहाँ पर केन या कुड दे रखा है ना, तो साथ में इस एबल का यूज नहीं करना। कारण केन और कुड यूज ही किस लिए होते हैं, एबिलिटी बताने के लिए, है ना। तो जब यहाँ पर कैन कुड आ गया ना, तो इसके बाद में इसको हटा दो, बी प्लस एबल को हटा दो, और इस कैन कुड के बाद में सीधा ही टू प्लस, सीधा टू को भी हटा दो, सीधा क्या लगा दो, वर्ब की पहली फॉर्म लगा दो। ठीक है ना। तो याद रखो, अब याद रह जाएगा ना, कैन और कुड के साथ कभी भी एबल और अनेबल शब्द का यूज नहीं करना, ये हो जाएगा। तो अभी चलते हुए अपने 77 तो हो गया, 78 पे चलते हैं, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दे रखा है भाई, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देयर इज समथिंग वंडरफुल हिम। कुछ ना कुछ चीज तो है जो वंडरफुल वंडरफुल है, और हिम उस बंदे के बारे में। तो अब एक बात बताओ, वंडरफुल है वो ओव है या अबाउट है या फॉर है, इनसाइड है। अच्छा वंडरफुल चीज होती है वो उस बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है, और पर्सनैलिटी होती है तो वो सिर्फ अंदर ही होती है या उसका बाहर का ओरा भी होता है, बाहर का ओरा भी होता है। तो बच्चा इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, अबाउट का यूज। अबाउट, अबाउट का मतलब उसका ओरा, और ओरा होता है वो सिर्फ अंदर की चीजें नहीं होती है, उसका बाहर का जो व्यक्तित्व है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम। उस आदमी में कुछ ना कुछ तो वंडरफुल है। ओके। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इंडिया एंड पाकिस्तान आर जियोग्राफिकली कंटेजियस, कॉन्टिग्यूस, कॉन्टिन्यूस और कंटेंशियस। अच्छा कंटेजियस तो होता है बेटा एक बीमारी जो टच के द्वारा और या कॉन्टेक्ट के द्वारा फैलती है, ए डिजीज, डिजीज डिजीज दैट स्प्रेड, किसके द्वारा भाई, बाई टच और कॉन्टेक्ट। ठीक है ना, इसको बोलते हैं छूत की बीमारी, है ना। तो कौन सी बीमारियां होती है, कंटेजियस, और एक होती है भाई इन्फेक्शस। एक बीमारी होती है इन्फेक्शस, ये इन्फेक्शस होती है, ये किससे फैलती है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, है ना। तो जैसे बैक्टीरिया से अगर कोई बीमारी फैल जाए, या जैसे फंजाई, या फिर जैसे वायरस। और बच्चा इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको अपने इस बीमारी को ये भी बोल सकते हैं, एक डिजीज दैट इज स्प्रेड बाय एयर और वाटर। क्योंकि एयर और वाटर में भी क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकता है, वायरस हो सकते हैं, है ना। तो वो होती है इन्फेक्शस। अच्छा मिजल्स कैसी बीमारी है भाई, खसरा, कंटेजियस, छूने से, टच से फैलती है। और एडिस है वो कैसी बीमारी है, वो क्या चीज है, वो इन्फेक्शस है, वो टच करने से, किसी को टच करने से एड्स नहीं फैलता। तो कंटेजियस कैसी बीमारी होती है बच्चा, जो
कॉन्टेक्ट और टच करने से फैलती है। इन्फेक्शस है वो किसके द्वारा, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस आदि से। तो अगर इसका उदाहरण देना है तो अपन क्या बता सकते हैं, एड्स, और इसका अगर उदाहरण देना है तो मीजल्स जैसी, खसरा जैसी बीमारी। ठीक है। कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है नेक्स्ट टू ईच अदर, टच करता हुआ एक दूसरे के। हरियाणा एंड राजस्थान आर टू, कैसे, कॉन्टिग्यूअस स्टेट्स, जैसे जैसे हरियाणा एंड राजस्थान आर, कैसे है भाई, एक दूसरे को सीमा टच कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस स्टेट्स। अब बच्चा आपको पता लगे ना कॉन्टिग्यूअस कौन सा होता है, नेक्स्ट टू ईच अदर या टचिंग, जब एक दूसरे की सीमा टच करती हो तो उसको बोलती है कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिन्यूअस आपको पता ही है, लगातार चलने वाली कोई चीज। और कंटेंशियस का मतलब क्या होता है, आपको याद आ गया, जब कंटेंशियस शब्द अगर आपको याद रखना है तो आप एक चीज याद रख लो, कंटेंशन, विवाद। कंटेंशन का मतलब क्या होता है, विवाद। अब आपको एक मुहावरा याद आ रहा होगा, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। अगर कोई डॉग्स है और उनके बीच में एक क्या पड़ी है, बोन पड़ी है, बोन बोले तो हड्डी पड़ी है, तो वो हड्डी उनके बीच में क्या है, झगड़े की जड़ है ना। तो कंटेंशन का मतलब क्या होता है, विवाद। तो कंटेंशियस चीजें कैसी होती है, जिससे विवाद हो जाए, डिबेटेबल, डिबेटेबल जिससे लोगों में क्या हो जाए, डिबेट हो जाए, डिस्प्यूट करवा दे जो चीजें, डिस्प्यूटेबल, जो लोगों में क्या करवा दे, डिस्प्यूट करवा दे, जो लोगों में कंट्रोवर्सी करवा दे, तो वो मुद्दा कैसा हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल, उसको अपन बोल सकते हैं कंट्रोवर्शियल। तो बेटा ये तीनों चारों कंटेंशियस के लिए बन सकता है, डिबेटेबल, डिबेटेबल बन सकता है, डिस्प्यूटेबल बन सकता है, और कंट्रोवर्शियल भी बन सकता है। ठीक है ना। तो चलो अपने इसका आंसर क्या बन जाएगा फिर, कॉन्टिग्यूअस। यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर एक दूसरे को टच करते हैं, तो बेटा कैसे हो गए दोनों, कॉन्टिग्यूअस हो गए, कॉन्टिग्यूअस। समझ में आ गई बात। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 80 में दे रखा है बेस्ट एक्सप्रेसेस। तो बेटा सिनोनिम पूछ रखा है फिर तो, है ना। देखो बेस्ट एक्सप्रेसेस, जब बेस्ट एक्सप्रेसेस दे रखा है तो हमें नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है, और या फिर अपन बोल सकते हैं सिनोनिम बताना है ना। तो शब्द क्या दे रखा है, ओडीएस। ओडीएस के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, आपने ये नाम तो पक्का कंफर्म आप किया गया है, बॉडी ऑर्डर होता है ना। अब जो ऑर्डर होता है वो प्लेजेंट स्मेल होता है या अनप्लेजेंट स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल। जब बॉडी पे अनप्लेजेंट स्मेल होता है तभी तो हम डीओ का या परफ्यूम का यूज करते हैं। तो ऑर्डर का मतलब होता है अनप्लेजेंट स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल, बुरा लगने वाला, अनप्लेजेंट स्मेल। ठीक है बच्चा। तो जब ऑर्डर का मतलब ये है तो ऑर्डर से ये बन गया। तो फिर ओडीएस चीजें कैसी होती है, वेरी अनप्लेजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, बहुत ज्यादा बुरा लगने वाला, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको दो तीन एक शब्द बता रहा हूं, वो ध्यान रखना। इसके लिए बोल सकते हैं ऑब्नॉक्सियस, हिडियस, ऑब्सीन। ये दो तीन एक शब्द है, ये इनके लिए याद रखना। ठीक है ना। ऑब्नॉक्सियस है तो भी बहुत बुरा होता है, हिडियस भी ऐसा ही होता है, और ऑब्सीन है तो भी ऐसा ही होता है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, बहुत ज्यादा खराब लगने वाला। ठीक है। अच्छा, डिसगस्ट है तो क्या होता है भाई, घृणा। डिसगस्ट है तो क्या हो जाएगा, हेट्रेड, का मतलब हो जाएगा घृणा। ठीक है ना। सिक है तो क्या हो जाएगा, इल, बीमार। ठीक है। और इनफेमस है तो क्या हो जाएगा, पॉपुलर का उल्टा हो जाएगा। तो ओडीएस बेटा इसमें देखो ओ यूएस लगा रखा है तो ये भी एडजेक्टिव है, और फुल लगा रखा है तो ये भी क्या चीज है, एडजेक्टिव है। तो बच्चा यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब समझ गए ना बात, डिसगस्ट का मतलब भी घृणा होता है और हेट का मतलब भी घृणा होता है, लेकिन फिर भी ये आंसर क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, और हमें जो शब्द दे रखा है वो भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो बच्चा हमें जो सिनोनिम बताना पड़ेगा वो भी इसका एडजेक्टिव ही बताना पड़ेगा ना फिर। तो इसलिए ओडीएस का हो जाएगा हेटफुल। समझ में आ गई बात। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 81 पे क्या दे रखा है इसने, फिर से बेटा वही दे रखा है, बेस्ट एक्सप्रेस। फिर से क्या दे रखा है, बेस्ट एक्सप्रेस, मतलब सिनोनिम बताना है अपने को। शब्द क्या दे रखा है, फ्लमक्स। फ्लमक्स का मतलब होता है हैरान हो जाना, स्तब्ध हो जाना, हैरान, स्तब्ध। और इसके लिए मैं तीन चार शब्द दूंगा, ध्यान रखना आप इसको। मडल्ड, आज एक नया शब्द दे रहा हूं आपको मैं, मडल्ड। ठीक है ना। अब दो शब्द ऐसे लिखाना चाहूंगा, तीन शब्द जो आपको ऑलरेडी जिनके बारे में मैं बता चुका हूं, बी फडल, बी फडल्ड। ठीक है।
एक शब्द और बता, बेफल्ड। बेफल्ड भी आपके आगे आ चुका है, बेफल्ड, ठीक है ना, बेफल्ड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक शब्द बताता हूं, बीविल्डर्ड, बीविल्डर्ड, ठीक है, परप्लेक्स्ड, तो स्पेलिंग थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, बेफल्ड, बेफल्ड, ठीक है ना। अच्छा, परप्लेक्स्ड और हो जाएगा परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड। इन सभी का मतलब क्या होता है बेटा, हैरान। बेफल्ड है तो चकराया हुआ, बिबिल्ड है तो चकराया हुआ, हैरान, परप्लेक्स्ड है तो हैरान, और बीफडल्ड है तो, और मडल्ड है तो, सभी का मतलब कंफ्यूज्ड। और सबसे इजी शब्द बताना है तो कंफ्यूज्ड, इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड। अच्छा, इजीली अंडरस्टैंड हो जाना या चीजों को इजीली इजीली अंडरस्टैंड ना करना, पूरी तरह से बात समझ में ना आना, इसके लिए क्या लिखा हुआ मिल सकता है आपको, कंप्लीटली, पूरी तरह से। और अटरली का मतलब भी क्या होता है बेटा, पूरी तरह से। अटरली का मतलब भी क्या होता है, पूरी तरह से। और कामयाब हो जाना या नाकामयाब रहना, नाकामयाब हो जाना किस चीज में, चीजों को समझने में, तो इसका मतलब होता है फ्लमोक्स्ड, फ्लमोक्स्ड, ठीक है ना। अगर किसी बंदे ने बेतुका सवाल पूछा, सुनने वाला उससे चकित हो जाए, तो क्या बोल सकते हैं, आई वॉज फ्लमोक्स्ड, आई वॉज फ्लमोक्स्ड, मैं स्तब्ध था, किसके द्वारा, बाई एब्सर्ड क्वेश्चन, बेतुक के सवाल से। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, जिसका कोई तुक नहीं होता, एब्सर्ड, बाई एब्सर्ड क्वेश्चन, आई वॉज फ्लमोक्स्ड बाई द एब्सर्ड क्वेश्चन। अच्छा, बी फोग्ड, बी फोग्ड का मतलब भी यही होता है भाई। बी फोग्ड का मतलब याद रखने का तरीका बताऊं, फोग मतलब धुंध, आप रात को कहीं से आ रहे हो और बहुत सारी धुंध आ जाए एकदम से, ठीक है ना, और आपको समझ में नहीं आ रहा मेरा घर कहाँ है, और जैसे ही धुंध निकलती है, आप घर से 50 मीटर की दूरी पर खड़े हो, तो क्या होता है, अरे यार मैं तो घर के बिल्कुल पास ही खड़ा था, है ना। तो बी फोग्ड का मतलब भी क्या होता है, स्तब्ध हो जाना, हैरान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। तो बेटा इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर ये वाला बन जाएगा। एग्जेस्पेरेटेड का मतलब क्या होता है भाई, फ्रस्ट्रेटेड, कुंठित, गुस्से में होना। एनोइड, एनोइड, फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। एंग्री भी बोल सकते हैं बेटा इसको, एनोइड का मतलब ही क्या होता है, एंग्री होता है ना। एनोइड का मतलब गुस्से में, एंग्री, और फ्रस्ट्रेटेड का मतलब है तो भी गुस्से में, ठीक है ना। और एंग्री भी कह सकते हैं इसको, एंग्री, ठीक है ना। अब इसके जब ये शब्द अटैक का मतलब क्या होता है भाई, अटैक्ड, अगर एडजेक्टिव के रूप में तो है तब तो इसका मतलब होता है वो आदमी जिस पर हमला किया गया हो, और अटैक को वर्ब के रूप में है तो मतलब हमला कर देना किसी पे, है ना। तो इसके फिर इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई, फ्लमोक्स का बी फॉग्ड, ये हमारा आंसर बन जाएगा। बेटा जब ये शब्द पढ़ा है ना, तो मैं आपको दो शब्द दूंगा घर पे जाके देखने आज। तो एक तो होता है एक्सक्रूशिएट, एक तो होता है एक्सक्रूशिएट, ये शब्द आपको जरूर देखना है, एक्सक्रूशिएट, और एक है एग्जासर्बेट, ये दोनों शब्द देखना। एग्जेसरबेट का मतलब होता है कोई बीमारी या कोई समस्या को और ज्यादा बिगाड़ देना, उसको अपन क्या बोलेंगे, एग्जेसरबेट कर देना। और एक्सक्रूशिएट का मतलब किसी को टॉर्चर करना, किसी को टॉर्चर, टॉर्मेंट करना, फिजिकली या मेंटली, दोनों ही तरीके से। चाहे फिजिकली टॉर्मेंट, परेशान कर रहे हो आप किसी को, और चाहे साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से, तो दोनों ही कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्सक्रूशिएट करना। ये दोनों शब्द पेपर में कई बार यूज होते हैं, तो आप इनको गौर करिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 82 में बेटा ये देखो, अपोजिट दे रखा है, अपोजिट इन मीनिंग, जो भी शब्द हमें दे रखा है हमें उसका अपोजिट बताना है। हेरसी, हेरसी का मतलब क्या होता है कि कोई एक पुराने टाइम से चला रहा कोई नियम है, सिद्धांत है, उसको फॉलो ना करना, उसको मानना ना मानना, उसको ना मानना। तो जो बंदे मानते हैं बात को, रेटी रेटाई पुरानी चीजों को मानते हैं, वो तो है ऑर्थोडॉक्सी। वो चीजें ऑर्थोडॉक्स है, अनऑर्थोडॉक्स है, तो बेटा इसका मतलब हो जाएगा अनऑर्थोडॉक्सी। अनऑर्थोडॉक्सी यानी पुराने रीति रिवाज नियम है उनको फॉलो करना या ना करना, डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा अनऑर्थोडॉक्सी, अनऑर्थोडॉक्सी, ठीक है ना। अच्छा, एपोस्टेसी, इसको अपन बोल सकते हैं एपोस्टेसी। बच्चा आपके एक शब्द अगर आगे आया हो, पक्का याद आगे आया हुआ है, अगर याद है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, एपोस्टेट होता है ना, एपोस्टेट, जो बंदा अपने बिलीफ या जो उसका प्रिंसिपल है उसको छोड़ देता है, अपना जो सिद्धांत या मत है उसको त्याग देता है, तो वो बंदा कौन होता है,
एपोस्टेट, और एपोस्टेट बंदे के अंदर क्या होती है? एपोस्टेसी होती है, एपोस्टेसी होती है। ठीक है ना। मैं आपको एक बहुत ही फेमस सा बंदा है उसके बारे में बताता हूँ, उसके बारे में एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। बीइंग, अच्छा कन्फर्मिस्ट आदमी कौन होते हैं? हाँ में हाँ मिलाने वाले या ना हाँ मिला ना ना, मतलब बात को ना मानने वाले। कन्फर्मिस्ट करने या तो कन्फर्म करते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, हाँ ठीक है ऐसा ही होता है। नॉन कन्फर्मिस्ट आदमी वो होते हैं जो बात को हाँ में हाँ नहीं मिलाते। तो देखो, बीइंग ए नॉन कन्फर्मिस्ट, बीइंग होने के कारण, ए नॉन कन्फर्मिस्ट, नॉन कन्फर्मिस्ट एक बहुत ही फेमस हस्ती है, अभी तो नहीं है वो, रजनीश ओशो। प्रीस्ड, प्रीच करते थे, उपदेश देते थे किस चीज का? हेरेसी, हेरेसी का। तो एक रजनीश नाम था, ओशो थे, मतलब बहुत प्रखंड विद्वान थे जो। तो वो क्यों कैसे थे? नॉन कन्फर्मिस्ट थे, इसलिए वो किस प्रकार के प्रवचन देते थे? हेरेसी का, रटी रटाई नियमों को फॉलो करवाने के लिए या उनको तोड़ने के लिए, आडंबर को छोड़ने के लिए, इस प्रकार के प्रीच वो करते थे। ठीक है ना। एरर का मतलब क्या होता है? गलती। रेश किसको बोलते हैं? टू डू समथिंग, लोगों के द्वारा ऐसे काम करना जिसका बुरे रिजल्ट के बारे में वो सोचते ही नहीं है। पीपल डूइंग थिंग्स, पीपल लोगों का, डूइंग थिंग्स ऐसे ऐसे काम करना, विदाउट थिंकिंग बिना सोचे, बैड आउटकम, बिना, बैड भी हो सकते हैं, डेंजरस भी हो सकते हैं, जो आउटकम है ना, परिणाम है, वो डेंजरस भी हो सकता है। तो बच्चा लोगों का ऐसा काम करना कि जिसका रिजल्ट खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दे रहे, जैसे रैश ड्राइविंग करना। बेटा जब लोग बहुत तेज व्हीकल चलाते हैं तो वो उनके परिणाम को सोचते हैं कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है, जान भी जा सकती है ना, तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं? रेस ड्राइविंग बोल सकते हैं। अच्छा, रेस में बंदा सोच समझ के काम करता है कि सोच समझ के नहीं करता, तो इस कंडीशन को रैकलेस भी बोल सकते हैं। इसके लिए एक अच्छा सा शब्द होता है रैकलेस, रैकलेस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। बेलिजेरेंस, अगर बेलिजेरेंस शब्द पढ़ना है तो दो शब्द आपको तुरंत याद आ ही गए होंगे, पहले से याद आए आ गए होंगे। बेलिजेरेंट, लड़ाकू। ठीक है ना। कौन सा एक कंट्री जो युद्ध में लगा हुआ है, ठीक है ना। और या फिर कंडीशन कैसी? एग्रेसिव भी बोल सकते हैं। बेलिजेरेंट का मतलब क्या होता है? एग्रेसिव भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है ना। और इससे मिलता जुलता शब्द एक अपने पढ़ते हैं ना, बेलिकोस, बेलिकोस वर्ड भी पढ़ते हैं। तो बेटा बेलिजेरेंट का मतलब क्या होता है? एग्रेसिव। तो बेलिजेरेंस क्या बन जाएगा? एक बिहेवियर जो कैसा है? वेरी एग्रेसिव, ए बिहेवियर दैट इज वेरी एग्रेसिव, ए बिहेवियर, व्यवहार जो कैसा है? दैट इज वेरी एग्रेसिव, दैट इज वेरी एग्रेसिव। बच्चा एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर है तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसको इंग्लिश में बोलते हैं बेलिजेरेंस। अच्छा, फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई हेरेसी में? ऑर्थोडॉक्सी। और अगर इसका सिनोनिम होता तो क्या होता? अनऑर्थोडॉक्सी। हमें क्या बताना है? उल्टा बताना है। तो ऑर्थोडॉक्सी का मतलब क्या होता है? रटी रटाई लेके रोबर चलना, लोग चल रहे हैं उसी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं तो ऑर्थोडॉक्सी हो जाएगा। और लोगों की रटी रटाई बातों को नहीं फॉलो करना तो वो बच्चा क्या हो जाएगा? अनऑर्थोडॉक्सी। और उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हेरेसी बोल देते हैं। समझ में आ गई बात? तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 पे देखते हैं भाई क्या दे रखा है। इनकरेक्टली स्पेल्ड, बेटा तीन स्पेलिंग्स, हाँ इनकरेक्टली है ना, जो करेक्टली स्पेल्ड है तो बच्चा हमें तीन गलत दे रखी होगी और एक है जो सही दे रखी होगी। तो फॉल्सी में एफ ए डबल एल फॉल तो बनेगा ही बनेगा। फॉल्सी किससे बना हुआ शब्द है? एफ ए डबल एल फॉल से, है ना। और इसमें ये ए सी वाई लगा दो, फॉल, फॉल्सी, तो ये हमारा आंसर हो जाए। ठीक है ना। फॉल्सी किसको बोलते हैं? कोई अच्छी चीज या गड़बड़ी फैलाने वाली चीज? जो आपको फॉल कर दे, एफ ए डबल एल फॉल कर दे, पटक दे, जो गिरा दे आपको, तो फॉल्सी का मतलब होता है कमी, किसी चीज में कोई कमी होना, उसको फॉल्सी बोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 में देखते हैं क्या दिए भाई। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। ए ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। अच्छा भाई, कितने नॉवेल्स हैं या कितने नाटक हैं? 3। और हर एक है वो अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है ना। लेकिन तीनों है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर कोई मूवी आती है और उसका दूसरा पार्ट फिर से आ जाता है तो वो सीक्वल होता है कि नहीं होता? तो ऐसे बच्चा अगर 3 नॉवेल्स है, 3 मूवीज है, तो वो ट्राइलोजी होती है। उसको क्या बोलते हैं?
या तो 3 मूवीज है, या 3 नॉवेल्स है, ठीक है ना, या 3 नाटक भी हो सकते हैं, प्लेज भी हो सकते हैं, है तो तीनों कंप्लीट, लेकिन एक दूसरे का अगला है वो उसका भाग है, वो उसका भाग है, तो वो ट्राइलॉजी होती है। 2 का होता है वो क्या होता है, सीक्वल, सीक्वल, और 3 का है तो ट्राइलॉजी। तो बच्चा इसमें से आंसर क्या बन जाएगा अपना, ट्राइलॉजी, ट्राइलॉजी। अब इसके बारे में देखो, इससे मैं ट्रिपलेट का मतलब होता है एक औरत के एक साथ अगर 3 बच्चे पैदा होते हैं तो उन तीनों को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। अगर बच्चा 2 पैदा होती है तो ट्विंस, 2 को क्या बोलते हैं, ट्विंस। 4 है तो क्वाड्रूप्लेट्स, ठीक है ना। 5 है तो क्विंटुप्लेट्स, 5 है तो क्विंटुप्लेट्स, 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 ठीक है ना। अच्छा, ट्रिपल अगर ट्विंस किस गए, ट्विन है, या इसमें से ऐसा हटा दूं, इसमें से ऐसा हटा दूं, इसमें से ऐसा हटा दूं, तो उनमें से एक हो जाएगा। जैसे ट्विन है तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ 2 चिल्ड्रन, एक ही मां से पैदा, बोर्न टू 1 मदर। बेटा एक टाइम पे या अलग अलग वक्त पे, एक टाइम पे, तो 8 अ टाइम, 8 अ टाइम। बट अगर किसी औरत के 2 बच्चे पैदा हुए जुड़वा, तो उसमें से एक बच्चे को क्या बोलेंगे, एक बच्चे को क्या बोलेंगे अपन, ट्विन बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, ट्विन बोलेंगे। बच्चा बेटा अगर यहाँ पर 2 की जगह 3 हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको, ट्रिपलेट बोलेंगे। बेटा 4 में से एक है तो उसको क्या बोल देंगे, क्वाड्रूप्लेट बोल देंगे। और यहाँ पर 2 की जगह 5 है तो उसको क्या बोल देंगे, क्विंटुप्लेट बोल देंगे, क्विंटुप्लेट। समझ में आ गई बात। ट्विन एक साथ 2 पैदा होने वाले, ट्रिपलेट एक साथ 3 पैदा होने वाले, क्वाड्रू 4, क्विंटू 5 हो जाए। समझ में आ गई बात। अच्छा, आपको ये पता है ये बाई का मतलब कितना होता है, 2, ट्राई का मतलब 3, क्वाड्रू का मतलब बेटा 4 होता है। पेड का मतलब होता है पेड़। बेटा आदमी कैसा एनिमल है, बाई पेड है, पेड मैंने पेड़ और बाई है तो 2। कैमरा वगैरह रखने के लिए जो तिपाई होती है 3 टांगों वाली, बेटा वो क्या होती है, ट्राइपॉड होता है कि नहीं होता, उसको ट्राइपॉड बोलते हैं ना, क्योंकि उसमें टांगे कितनी है उसकी, 3। बेटा 4 पैरों वाले जानवर होते हैं उनका नाम क्या होता है, क्वाड्रूपेड। पेड का मतलब पैर और क्वाड्रू मतलब 4, इसलिए 4 पैरों वाले जानवरों को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, क्वाड्रूपेड। आदमी को क्या बोला जाता है, बाईपेड, क्योंकि 2 पैरों वाला आदमी है ना। ये हो जाएगा। अच्छा, ट्रिपल का मतलब 3 गुना होता ही है, सिंगल है तो 1, डबल है तो 2 गुना कर दो, ट्रिपल है तो 3 गुना कर दो। अच्छा, ट्रम्बाइरेट कौन होता है बेटा, त्रिमूर्ति। लाल बालपाल नाम सुना है हिस्ट्री में, लाल गंगाधर है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तीनों को किस नाम से फेमस है, त्रिमूर्ति। तो 3 आदमी जो किसी कोई पावर शेयर करती है या पावर होल्ड करते हैं उसको ट्रम्बाइरेट बोलते हैं। जैसे ए ग्रुप ऑफ 3 पीपल, ए ग्रुप ऑफ 3 पीपल, कितने लोगों का ग्रुप है बच्चा, 3 लोगों का, ठीक है ना। जो या तो होल्ड करते हैं पावर को, और या शेयर करते हैं एक दूसरे से, शेयरिंग पावर, शेयरिंग पावर, है ना। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं ट्रम्बाइरेट। और बेटा लाल बाल पाल ये इतिहास में से, या वो 3 कोई भी हो सकते हैं, तिकड़ी होगी ना कोई 3 लोगों की, बेटा उसको ट्रम्बाइरेट ही बोलते हैं, ट्रम्बाइरेट। समझ में आ गई बात, ये हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ट्राइलॉजी, ट्राइलॉजी, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दे रखा है भाई, select the word which means the same as the group of words given below. A special trial of a head of state by parliament. स्पेशल ट्रायल, ट्रायल बोले तो मुकदमा, ट्रायल बोले तो मुकदमा, किस पर, हेड ऑफ स्टेट, किसी भी देश का मुखिया, हेड ऑफ स्टेट बोले तो स्टेट का मुखिया, बाई पार्लियामेंट, संसद के द्वारा। संसद अगर किसी देश के सबसे बड़े नेता पर, जो मुखिया है देश का, उस पर मुकदमा चलाए संसद में, तो क्या होता है, इम्पीचमेंट, महाभियोग, इम्पीचमेंट, महाभियोग, ठीक है ना। अच्छा, इम्पेडिमेंट, बाधा डालना, कोई चीज है जो किसी काम में मूव करने में दिक्कत पैदा करेगी, मूवमेंट में, या इजी बना देगी, बाधा डालेगी। तो समथिंग दैट मेक्स प्रोग्रेस और मूवमेंट इजी या डिफिकल्ट, डिफिकल्ट बना देता है, जो किसी प्रोग्रेस को डिफिकल्ट बना देता है बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्पीडिमेंट। इसके लिए कल या परसों मैंने क्लास में पढ़ाया था, स्टम्बलिंग ब्लॉक पढ़ाया था ना, स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बलिंग ब्लॉक यानी ऐसा पत्थर, ऐसा ब्लॉक जो स्टम्बल, जिस पे लोग अक्सर ठोकर खा जाते हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक, तो वो बाधा डाल रहा है, स्टम्बलिंग ब्लॉक। हिंड्रेंस,
हैम्पर। ठीक है, एक और शब्द याद आ गया होगा, याद गया होगा आपको, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ऑब्स्ट्रक्शन। बच्चा ये शब्द घूम फिर के बार बार आगे आते रहते हैं, तो इन पे ध्यान दिया करो। ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट, उल्लंघन करना, किसी नियम या कानून का उल्लंघन करना। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, टू ब्रीच। ब्रीच का मतलब उल्लंघन करना, और बच्चा उल्लंघन करने को वोयलेट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो क्या बोल सकते हैं इसको, वोयलेट। किस चीज को, ए लॉ या फिर ए रूल या फिर राइट, किसी का कोई अधिकार है और हम उस अधिकार में भी बाधा डाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं, इन्फ्रिंजमेंट। एक शब्द है इम्प्रीकेशन। इम्प्रीकेशन इसका मतलब होता है किसी को बोल करके कोई बद्दुआ देना, अभिशाप देना। ठीक है ना, तो स्पोकन कर्स। स्पोकन का मतलब बेटा लिख कर दिया हुआ या बोला हुआ, बोला हुआ। और कर्स बोले तो अभिशाप। अभिशाप किसी को बोल करके दिया गया अभिशाप। ऑफेंसिव वर्ड भी कह सकते हो इसको, एन ऑफेंसिव वर्ड। ऑफेंसिव है तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा किसी को, अगर ऑफेंसिव है तो बुरा लगेगा। ऑफेंस का मतलब ही क्या होता है, अपराध होता है ना, तो एन ऑफेंसिव वर्ड, एन ऑफेंसिव वर्ड। ठीक है, इसको ऑफेंसिव वर्ड। अच्छा, जब आप किसी के बारे में मैलडिक्शन करते हो तो उसके बारे में अच्छी बातें बोलते हो, बुरी बातें। और बेटा जब बेनेडिक्शन करते हो तो अच्छी बात करते हो, तो इसको मेलडिक्शन भी कह सकते हो आप। इसको क्या बोल सकते हो, मेलडिक्शन। किसी के बारे में बुरी बातें करना, किसी के बारे में खराब बातें बोलना, उसको मेलडिक्शन भी कह सकते हो। ठीक है ना, तो बताइए भाई इसमें आंसर क्या बन जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा इसमें इम्पीचमेंट, महाभियोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 86 में देखते हैं क्या पूछ रखा है। Select the word which means the same as the group of words given below. An unorthodox or independent minded person. कैसा बंदा है भाई, अनऑर्थोडॉक्स है, परिपाटी मतलब फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। ऑर्थोडॉक्स है तो रटी रटाई चीजों पर चलेगा, और अनऑर्थोडॉक्स है तो रटी रटाई पर नहीं चलेगा। और इंडिपेंडेंट माइंडेड आदमी है, दूसरों की थ्योरी पर आधारित है या खुद की थ्योरीज होगी जिसकी। इंडिपेंडेंट है ना बेटा, है ना, तो कैसा हो जाएगा, मैवरिक हो जाएगा। ऐसा बंदा कौन होता है, मैवरिक होता है। ठीक है ना, मैवरिक, वन हु डज नॉट फॉलो, एक आदमी जो डज नॉट फॉलो जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड कौन सा होता है बेटा, जो आम जनता ने जिसको एक्सेप्ट कर रखा है, ऐसे स्टैंडर्ड्स या कोई कस्टम को। ठीक है ना, तो ऐसे आदमी कौन होती है बेटा, मेवरिक होती है। ऐसे लोगों को बोलते हैं बोहेमियन। कौन से आदमी, बोहेमियन। ठीक है ना बेटा, कन्फर्मिस्ट या नॉन कन्फर्मिस्ट, नॉन कन्फर्मिस्ट, नॉन कन्फर्मिस्ट, नॉन कन्फर्मिस्ट। इसके लिए एक प्यारा सा शब्द और दे रहा हूं आपको, आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट, इनमें से बेटा कोई सा भी शब्द है ना, बोहेमियन है, नॉन कन्फर्मिस्ट है, आइकनोक्लास्ट है, ये सारे वो लोग होते हैं जो रटी रटाई लकीरों पे नहीं चलते, बने बनाए नियमों को, रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करते। ठीक है ना, इनकार्सिरेशन आपको याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या याद रखना है, कार्सिरेशन शब्द, इससे थोड़ा सा क्या याद रख लो, कारावास। थोड़ा थोड़ा इसका उच्चारण कारावास से मिलता जुलता है कि नहीं है। कार्सिरेशन का कार्सिरेशन से थोड़ा थोड़ा कारावास जैसा उच्चारण आ रहा है ना, तो इसका मतलब ही कारावास होता है, किसी को जेल में डाल देना, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्ट, कार्य ऑफ कीपिंग या पुटिंग। कीपिंग मतलब रखना, और पुटिंग का मतलब भी रखना, किसको, कोई भी आदमी को इन प्रिजन, जेल में, किसी भी आदमी को जेल में रखना। बेटा उस एक्शन को क्या क्या बोलते हैं, इनकार्सिरेशन। इसके लिए मैं 3-4 वर्ड दे रहा हूं आपको। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब क्या है बच्चा, कैद। ठीक है ना, अच्छा इसके लिए इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, इसके लिए एक शब्द और दे रहा हूं मैं आपको, इम्प्रिजन, कन्फाइनमेंट। कन्फाइन करने का मतलब नजरबंद कर देना, और कन्फाइनमेंट है तो मतलब बंद, जेल वगैरह में बंद करके रखना। डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब भी क्या होता है, डिटेंशन सेंटर कौन सी होती है,
जिसमें लोगों को बंद करके रखा जाता है, तो डिटेंशन, डिटेंशन। और इसके अलावा एक शब्द मैंने अभी अभी क्या बोला था, डिटेंशन के तुरंत पहले एक शब्द अभी बोला था, डिटेंशन के जैसा एक शब्द और बोला था, कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट, कन्फाइन कर देना किसी को, कन्फाइनमेंट हो जाएगा कन्फाइनमेंट। बेटा इन सभी का मतलब भी जेल होता है। एक सीधा सा शब्द जेल है, वो मैं लिखाना नहीं चाहता, लेकिन एक जेल की स्पेलिंग अजीब सी होती है, वो लिख देता हूँ, GAOL। इसका मतलब भी बेटा क्या होता है, जेल होता है। स्पेलिंग तो अजीब सी है ना, लेकिन फिर भी बेटा ये जेल की स्पेलिंग होती है, ये भी जेल की ही स्पेलिंग होती है। ये स्पेलिंग अगर आगे आ जाए तो चकराना मत, एक्चुअल में ये जेल की स्पेलिंग होती है, GAOL, जेल। ठीक है, हाँ। अच्छा, फॉरेंसिक्स, फॉरेंसिक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी क्राइम हुआ उसका अगर हमें टेस्ट करना है, अगर कोई बंदे का मतलब शर्ट पर ब्लड लगा हुआ है मर्डर करते टाइम का, तो उसकी फॉरेंसिक जांच होती है कि नहीं होती है, तो वो किस लिए होती है, क्राइम के बारे में जांच करने के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, टेस्ट, टू टेस्ट, कैसे, किस काम के लिए, क्राइम की जांच करने के लिए, टू डिटेक्ट, पता लगाने के लिए, ए क्राइम। ठीक है, फोरेंसिक लैब होती है कि नहीं होती है, फोरेंसिक लैब होती है, उसमें वही भाई मतलब यहाँ पर ये हथियार मिला, इस हथियार पे ये ब्लड लगा हुआ है, ये इसके नाखून लगे हुए हैं, ये स्किन लगी हुई है, तो उन सभी की जांच होती है बेटा, वो कौन सी लैब में जांच होती है, फोरेंसिक लैब में। ठीक है ना। एक फोरेंसिक शब्द का मतलब होता है, एक फोरेंसिक शब्द का मतलब होता है पब्लिक चीजों को कैसे कर देना, गुप्त रखना या पब्लिक कर देना, पब्लिक कर देना, पब्लिक। इसका एक मतलब होता है इन ओपन कोर्ट। बेटा जब इन ओपन कोर्ट कोई चीज चल रही है तो वहां पर आम जनता को आने, उस केस की सुनवाई के दौरान आम जनता को आने जाने की छूट है पत्रकारों को या नहीं है, ओपन कोर्ट है तो आम जनता उस केस को सुनने के लिए इवन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो उस केस की, है ना। तो उसको बोलते हैं इन ओपन कोर्ट भी कह सकते हो और पब्लिक भी कह सकते हो। किसका मतलब है ये, फोरेंसिक का। और बेटा फोरेंसिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, कोई क्राइम की खोज खबर पता लगाने के लिए जांच करते हैं, उसको फोरेंसिक्स बोलते हैं। समझ में आ गई बात। अच्छा, फॉलोवर कौन होते हैं, किसी के पीछे पीछे चलने वाले, उसके प्यूपिल भी हो सकते हैं और एडहेरेंट भी हो सकते हैं। तो इसके लिए दो शब्द देता हूं मैं आपको, या तो प्यूपिल बोल सकते हो उसको, और या प्यूपिल और या फिर एडहेरेंट, फॉलोवर। ठीक है ना, अनुयायी। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 87 में बच्चा आपने को दे रखा है, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, choose no substitution. तो इसने दे क्लीन पेयर ऑफ हील्स, चारों में ये दे रखा है, तो क्लीन पेयर ऑफ हील्स ऐसे लेकर के, और यहां तक इसको क्या करना चाहिए था बेटा, अंडरलाइन करना चाहिए था, लेकिन इसने अंडरलाइन कर नहीं रखा है ना। तो बच्चा वो एक क्लीन पेयर एट हील्स नहीं होता, एक क्लीन पेयर ऑफ हील्स, ये फिक्स है। ये एक क्लीन पेयर ऑफ हील्स होता है बेटा। ठीक है ना, मतलब डरपोक होना। क्लीन पेयर पेयर ऑफ हील्स के दो मतलब होते हैं, डरपोक होने को भी बोलते हैं और भाग जाने को भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं भाई। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, choose no substitution. तो इसने दे रखा है 50 फुट आयर, 50 फीट आई और 50 फुट आई, तो बेटा इसने अंडरलाइन नहीं कर रखा, अपने कर देते हैं इसको, ये वाले को। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब यहाँ पर 50 दे रखा है बच्चा, तो इसके बाद वाला शब्द वो एक वचन होगा कि बहुवचन होगा, बहुवचन होगा। तो अगर वन होता तो क्या होता, टूथ होता, टूथ होता। एक है तो दांत है, अगर दो है तो क्या होंगे बेटा, टीथ होंगे, क्योंकि डबल ओ दे रखा है तो इसका डबल ही बना दो ना। ऐसे तीन ही तो शब्द होते हैं, गूज, टूथ और फुट। टीथ, गीज और फीट बन जाएगा फिर उसका, है ना। तो जब 50 दे रखा है तो फीट है वो तो अपने आप में सही है। ठीक है ना। अब इसमें हाई चाहिए, हायर चाहिए, हायर तो तब होता ना, हायर की जरूरत तो हमें तब पड़ती ना, जब इसके बाद जब हम इसकी किसी से तुलना कर रहे होते, जब हम इसकी किसी से तुलना कर रहे होते, आगे देन वगैरह कुछ लगा रखा होता, है ना। तो हमें यहाँ पर हाई शब्द की जरूरत है या हायर की, हाई की जरूरत है, और हमें यहाँ पर फुट की जरूरत है या फीट की। तो बच्चा इसमें किसी भी चीज का चेंज लाने की जरूरत नहीं है। तो द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, इस शानदार इमारत की जो दीवार है वो कितनी है, 50 फीट हाई है, एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग, और इसकी जो पेंटिंग है वो बहुत ही स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक होती है, ध्यान आकर्षित कर लेने वाली, मेस्मराइज कर देने वाली। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा भाई, नो इंप्रूवमेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे।
क्वेश्चन नंबर 89 पे बेटा क्या दे रखा है, वो इडियम और फ्रेज दे रखी है भाई, है ना, और हमें उसका मीनिंग बताना है। आउट ऑफ प्लेस मतलब कोई जगह पर आप जाओ कहीं पे और वहां पर उस जगह के लग रहे हो या उस जगह पे जम नहीं रहे हो आप, यार ये कहां से आ गया, आउट ऑफ प्लेस लग रहा है, तो कैसा होगा वो, सिंपल होगा या स्ट्रेंज होगा, स्ट्रेंज होगा बेटा, उसको स्ट्रेंज बोलेंगे। पुलिस मैं बताना ही नहीं चाहता, स्टूपिड को बोलते हैं, मूर्ख को बोलते हैं, ठीक है ना। इनअप्रोप्रिएट का मतलब आपको पता है, जो सही नहीं होता उसको बोलते हैं, अप्रोप्रिएट है तो सही, और और अगर सूटेबल नहीं है तो, सूटेबल कर रहा है तो अप्रोप्रिएट है, और सूटेबल नहीं है तो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। इवन का मतलब होता है समान, एक जैसा। क्रिकेट खेलते हैं तो अपने लड़कियों, आपने तो जरूर सुना होगा कि अनइवन बाउंस, मतलब बॉल उछल रही है और अगर कमेंट्री करने वाला बोले कि इस पिच पर अनइवन बाउंस है, तो बॉल एक जितना उछल ले रही है कम ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा उछल रही है बॉल, कभी उछल ही नहीं रही, उसको अनइवन बोलते हैं। तो इवन का मतलब होता है एक जैसा, फ्लैट, फ्लैट नॉट चेंजिंग, जिसमें बार बार चेंज नहीं आ रहा, उसको बच्चा बोलते हैं फ्लैट और इवन, ठीक है ना, फ्लैट बोलते हैं उसको। अच्छा, स्ट्रेंज आपका उत्तर हो ही गया, इसमें उत्तर हो जाएगा आपका स्ट्रेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं अभी क्या दे रखा है। ईडियम फ्रेज फिर से दे रखा है भाई, ईडियम और फ्रेज दे रखा है। स्वेट और ब्लेड ब्लड, बेटा अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, तो उसमें कहते हैं ना, ये मेरे खून पसीने की कमाई है, सुना है ना, है ना। इस काम भी भाई मैं आज तक यहाँ पहुंचा हूं तो किसके दम पर, खून पसीना बहाया है मैंने। तो कितनी मेहनत करी होगी, इसका मतलब आपने एक्सट्रीमली हार्डवर्क तो सभी करते हैं, लेकिन आपने कितना किया, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया, तो बच्चा इसका यही मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में देखते हुए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में बेटा क्या दे रखा है इसने, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। बच्चा हमें क्या बताना है, पैसिव बताना है। आपको पता ही है पैसिव, इसमें पैसिव से एक्टिव बनाओ और चाहे एक्टिव से पैसिव बनाओ, बेटा वर्ब के अलावा और कोई चीज ज्यादा मत देखा, है ना। तो इसमें अपने को वर्ब क्या दे रखी है, कैप्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आपको पता ही है जब डबल ई पी लगा रखा है तो सेकंड फॉर्म में क्या करना होता है, दोनों में से ई एक ही रख लो, पी रख लो, और लास्ट में क्या लगा दो, टी लगा दो। तो कीप का क्या बन जाएगा, कैप्ट, वीप का वेप्ट और स्वीप का स्वेप्ट, और क्रीप का क्रैप्ट हो जाएगा। जैसे क्रीप लिखा हुआ है, मान लिया क्रीप है, बेटा एक ही हटा दो और लास्ट में क्या लगा दो, टी लगा दो, एक ही को हटा दो तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी, वही थर्ड बन जाएगी फिर। तो अपने पास बचा वर्ब की फॉर्म कौन सी है, सेकंड है। थर्ड क्यों नहीं मान सकते, थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के बिना आ ही नहीं सकती, तो ये अपने पास सेकंड फॉर्म है, तो उत्तर क्या बन जाएगा, वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म। तो बच्चा इसमें से देखो वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म किस किस में है, और अस है ना, अस है, ये कीप के बाद में है, वर्ब से बाद में है, लेकिन अब किधर आ जाएगा, वर्ब से पहले। तो सभी में क्या दे रखा है, वी दे रखा है ना। अस का वी कैसे बन गया, वर्ब से पहले आएगा तो पहली फॉर्म चाहिए ना प्रोनाउन की, तो वी बन गया, और वी के साथ क्या आएगा, वर आएगा, तो इसमें बेटा आर वाला काट दो एक, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, वी वर केप्ट अवेक, वी वर केप्ट अवेक, आगे क्या दे रखा है इसने, बाई इसमें भी है वी वर बीइंग, बीइंग का क्या मतलब है भाई यहाँ पर, बीइंग तो तब होता ना जब आईएनजी दे रखा होता। अच्छा, और बेटा इसमें कीप क्यों आएगा, थर्ड फॉर्म केप्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर कौन सा बच गया, बेटा एक ही तो बच गया फिर इसमें तो, है ना। तो हो जाएगा वी वर केप्ट अवेक बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक, ये हमारा हो जाएगा। तो 92 देखते हैं भाई क्या दे रखा है, 92 में क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस रिटन इन डायरेक्ट स्पीच। दो सेंटेंस हमें दे रखा है, वो कैसा है, डायरेक्ट है, बच्चा हमें बनाना क्या है इसका, इनडायरेक्ट बनाना है इसका, है ना। तो सबसे पहले तो देखो अंदर वाले इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो पार्ट है उसके लास्ट में चिन्ह क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के लिए बच्चा टोल्ड का यूज नहीं होगा, काट दूं एक को तो हटा देता हूँ, तो क्या लगा सकता हूँ, आस्क्ड भी लगा सकता हूँ, इंक्वायरी भी लगा सकता हूँ, और आस्क भी लगा सकता हूँ, समझ में आ गई बात, लेकिन टोल्ड नहीं लगा सकता, तो ये कट गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद में देखो क्या दे रखा है, हाउ फार द हाउ फार द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वॉज फ्रॉम देयर। इज की जगह क्या होना चाहिए भाई, इज की जगह क्या लगाना पड़ेगा, वोज, क्योंकि बाहर टेंस सेड है तो टेंस कौन सा है, पास्ट है, तो बच्चा हमें क्या लगाना पड़ेगा, इज का बनाना पड़ेगा वोज। अब मुझे एक बात बताओ, द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है ये पहले होना चाहिए कि वोज पहले होना चाहिए, क्योंकि जब सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, या जो वर्ब है ये पहले रहेगी और सब्जेक्ट है ये बाद में रहेगा। लेकिन जब मैं इनडायरेक्ट बना रहा हूं तो अब ये वाक्य साधारण हो जाएगा या इंटरोगेटिव हो जाएगा, साधारण बन जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। और असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब है ये पहले आ जाएगी, और जो सॉरी सब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा, और जो इज इजारम है या वोजवर है या हेज वेड है ये बाद में चल जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन किस में है भाई,
इसमें तो ये ठीक दे रखा है, हाउ फार के बाद में द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वॉज, और जो हियर दे रखा है इसका क्या बनना चाहिए, हियर बनना चाहिए। औरों में देखते हैं, औरों में क्या बीमारी दे रखी है। हाउ फार द नेक्स्ट पुलिस स्टेशन वॉज, रोहिणी इंक्वायर्ड ऑफ द स्ट्रेंजर हाउ फार द नेक्स्ट पुलिस स्टेशन वॉज फ्रॉम देयर। अच्छा इसमें क्या दे, रोहिणी आस्क्ड द स्ट्रेंजर, इसमें देखो बेटा इसका वॉज नहीं दे रखा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है ना। अब देखते हैं, रोहिणी आस्क्ड द स्ट्रेंजर हाउ फार द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वाज फ्रॉम देयर, रोहिणी इंक्वायर्ड ऑफ द स्ट्रेंजर हाउ फार द नेक्स्ट। अच्छा इधर शब्द क्या दे रखा है और इसने बना क्या रखा है, फालतू का दिमाग लगा रखा है कि नहीं लगा रखा, तो नियरेस्ट को नेक्स्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये भी कट जाएगा अपना। तो आंसर कौन सा रह गया, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलो अभी चलते हैं, अभी 93 पे देखते हैं क्या दे रखा है, 93 पे क्या दे रखा है देखते हैं। अच्छा क्लोज टेस्ट है तो भाई इसमें तो इकट्ठे 5 क्वेश्चन मिलेंगे अपने को, है ना। तो ए हेल्दी बॉडी किसके बारे में बात हो रही है, हेल्दी बॉडी, इसको किस क्या चीज होता है, इसको नेसेसरी होता है, इसके लिए जरूरी होता है क्या चीज, ये जरूरी है किस चीज के लिए, डेवलपमेंट किस चीज का, एंड विजडम। बच्चा एंड के बाद में जो विजडम दे रखा है, तो एंड के पहले भी कैसा ही शब्द होगा, विजडम के जैसा, क्योंकि एंड है वो कैसे शब्दों को जोड़ता है, सिमिलर को, बट कैसे शब्दों को जोड़ता है, डिसिमिलर को, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में विपरीत वर्ड है उनको। तो बच्चा जब यहाँ पर विजडम का मतलब बुद्धिमानी है, अकल है, तो इनमें से बुद्धिमानी किसका मतलब होता है, इंटेलेक्ट। और बुद्धिमान लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स, और इंटेलेक्ट का मतलब बुद्धि हो जाएगा, तो बेटा ये आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। बेनेवोलेंस का मतलब परोपकार होता है, हील का मतलब इलाज करना, नॉमिनेट है तो पता ही है आपको, उत्तराधिकारी बनाना, या किसी का नाम सामने लेके आना कि हमारी तरफ से ये उम्मीदवार है, तो हमने उसको क्या कर दिया, नॉमिनेट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा तो नेक्स्ट, इस हील का मतलब इलाज करना होता है, क्योर। मेडिटेशन में कौन सा पावर होता है, हीलिंग पावर। अगर मैं बोलूं मेडिटेशन हैज हीलिंग पावर, तो इसका मतलब उसमें बीमारियों को, समस्याओं को, फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स को दूर करने की शक्ति है उसके अंदर। तो बेटा ये हील याद रखना, इस हील का मतलब होता है क्योर करना, इलाज करना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगले में क्या पूछा है इसने तो क्या दे रखा है, हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट एंड विजडम, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज डेली। हर बंदे को, एवरी ह्यूमन बीइंग को क्या करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज, किस काम के लिए, टू गुड हेल्थ। अब हेल्थ है वो पहले से ही कैसा है, गुड है। अब गुड हेल्थ को हमें करना क्या है, इन चारों पांचों में से गुड हेल्थ को हमें क्या करना है, लेजिस्लेट करना है, स्टार्ट करना है, मेंटेन करना है, एक्लेम करना है। मेंटेन करना है, स्टार्ट तो नहीं करना ना, स्टार्ट क्यों नहीं करना, स्टार्ट तो ऑलरेडी है, गुड का मतलब अच्छा तो पहले से ही है, तो स्टार्ट तो करना नहीं है, अच्छा है उसको हमें मेंटेन करके रखना है, तो क्या बन जाएगा उसका, मेंटेन बन जाएगा। मेंटेन करने, स्टार्ट का मतलब शुरू करना, अक्लेम का मतलब दावा करना, क्लेम करना कि ये चीज तो मेरी है ना। तो हम उस पर क्या कर रहे हैं, अक्लेम कर रहे हैं। वो अनाउंस करने को भी बोल सकते हैं, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम। अच्छा लेजिस्लेट है तो कोई नियम या कानून बनाना, लेजिस्लेट, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा भाई, मेंटेन करना। तो शुड एक्सरसाइज डेली, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए टू मेंटेन गुड हेल्थ, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस को क्या करती है भाई, यहां पर देखते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो फिजिकल फिटनेस को क्या करती है, एंश्योर करती है, एंश्योर करती है, एंसनियर करती है, या एंट्रीट करती है, श्योर करती है, एंश्योर करती है, कंफर्म कर देती है। अगर आप अगर आप ये काम करोगे तो आपकी ये चीज क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो आपकी फिजिकल फिटनेस श्योर हो जाएगी, है ना। तो श्योर करने को क्या बोलते हैं, एंश्योर करना। एक होता है बेटा इंश्योर करना, एक होता है इंश्योर करना, एक होता है अश्योर करना। तीनों के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। इस इंश्योर का मतलब होता है बीमा करना, इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती है, बीमा करती है, तो बेटा वो इंश्योर होता है। एक होता है अश्योर, किसी को आश्वासन देना, हाँ ठीक है मैं संभाल लूंगा चीज, मैं ये काम संभाल लूंगा, तो हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले बंदे को एश्योर कर रहे हैं। और अगर कंफर्म कर रहे हैं तो कि ये तो होकर रहेगा, सुनिश्चित कर रहे हैं, तो एंश्योर, क्योंकि एंश्योर बना ही किससे, श्योर से। श्योर का मतलब ही क्या होता है, निश्चित होता है ना। अच्छा एंट्रीट का मतलब होता है अर्ज करना, किसी से निवेदन करना, बैग करना, याचना करना, किसी से याचना करना, उसको बेटा एंट्रीट करना बोलते हैं। एंशु, एंशु का मतलब होता है कोई एक बात हो गई और उसके पीछे पीछे कोई दूसरी घटना हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, एंशु करना, एंशु करना। टू हैपन समथिंग आफ्टर समथिंग एल्स हैज हैपन, समथिंग हैपन, कोई चीज घटित होती है कब, आफ्टर समथिंग एल्स हैज हैपन, जब कोई चीज पहले घटित हो चुकी है, उसके पीछे कोई चीज घटित होती है, उसको बोलते हैं एंशु करना। अकेला शु होता है,
इसका मतलब होता है किसी पर मुकदमा कर देना। शू का मतलब होता है किसी पर मुकदमा दायर कर देना। एनस्नेयर का मतलब होता है, स्नेयर का मतलब होता है जाल, स्नेयर का मतलब जाल, और एनस्नेयर का मतलब किसी को जाल में फांस लेना, उसको बोलते हैं एनस्नेयर करना। स्नेयर का मतलब जाल होता है बेटा, जानवर वगैरह को फंसाने के लिए होता है ना, उसको स्नेयर बोलते हैं। और अगर आपने किसी को ट्रैप कर लिया, फंसा लिया, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनस्नेयर करना, यानी ट्रैप कर लेना, किसी को ट्रैप कर लेना। समझ में आ गई बात? तो अब चलते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा रह गया? इट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स मेंटली, चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या है। चौथे में क्या दे रखा है? इट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स, ये बनाती है ह्यूमन बीइंग्स को मेंटली, मानसिक रूप से, मानसिक रूप से अकीन, अकीन का मतलब होता है सिमिलर, अकीन का मतलब सिमिलर, माइंडफुल है तो अलर्ट, इफेक्टिव है तो जिसमें कोई गड़बड़ी आ चुकी हो, और अलर्ट है तो कॉन्शियस, सचेत। तो ये जो फिजिकल फिटनेस है, एक्सरसाइज है, वो आदमी को मानसिक रूप से क्या बना देती है? अलर्ट कर देती है। हर चीज के प्रति बंदा चौकन्ना हो जाता है, सावधान हो जाता है, सचेत हो जाता है, अलर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद में पांचवें में क्या दे रखा है भाई? पांचवें में देखते हैं क्या दे रखा है। शुरुआत में ये फिजिकल एक्सरसाइज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, फिजिकल एक्सरसाइज की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, किस काम के लिए? टू फूड, भोजन को, भोजन को क्या करना है? इनमें से डाइजेस्ट करना है, एसेंट करना है, कि इनहेल करना है, या अपराइज करना है? बेटा भोजन है तो डाइजेस्ट करेंगे, सीधी सी बात है ना? अच्छा, एसेंट का मतलब होता है सहमत हो जाना किसी चीज से, और बेटा अगर इसका उल्टा है तो डिसेंट कर जाना, डिसेंट कर जाना। एसेंट का मतलब सहमति दे रहे हो, और बेटा अगर आप किसी चीज से डिसेंट कर जाओ तो एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो, उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो। इनहेल का मतलब सांस अंदर लेना, और एक्सहेल का मतलब सांस बाहर छोड़ना, एक्सहेल। ठीक है ना? अच्छा, और अप्राइज है तो इन्फॉर्म करना, किसी को सूचित करना, टू इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म, इसको बोलते हैं बेटा अप्राइज करना। अप्राइज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म करना, किसी को सूचित करना। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन कौन सा रह गया आगे, देखते हैं क्वेश्चन कितने नंबर वाला रह गया अभी। क्वेश्चन अपना रह गया 98। पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन अ जंबल्ड ऑर्डर। अच्छा बेटा, ये तो पैरा जंबल आ गया अपना, है ना? तो क्या दे रखा है? माउंटेन गोरिल्लाज आर वन पॉपुलेशन लिव्स इन द विंडी नेशनल पार्क इन युगांडा। माउंटेन गोरिल्लाज आर सम ऑफ द मोस्ट थ्रेटन्ड एनिमल्स ऑन द प्लैनेट। ओनली 2 ग्रुप्स ऑफ माउंटेन गोरिल्लाज रिमेन। इसके बाद में द अदर ग्रुप। अब सुनो, ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार के सवाल कोई आपको बताओ, कहीं पे कोई टीचर बताए, तो टीचर अगर 10% दिमाग लगा रहा है तो आपको 90% दिमाग लगाना पड़ेगा। गौर करिएगा। वन पॉपुलेशन, माउंटेन गोरिल्लाज, ओनली 2 ग्रुप्स, और द अदर लिखा गया। यहां पर लिखा हुआ क्या है? 2 ग्रुप्स, 2 है, उसको अब आगे इसने कैटेगरी बना दी। वन पॉपुलेशन है, वो तो क्या करती है? यहाँ पर लिव करती है, लिव है तो रहती है। आपको पता है वन के बाद में किसका यूज होता है? अदर का यूज होता है। जोड़ा किसका बनता है? वन के बाद में या तो आता है अदर, और या वन के बाद में किसका यूज होता है? अनदर का। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार सम है, सम के बाद किसका यूज होता है? होता है कि नहीं होता है? तो सबसे पहले मुझे बताओ, टू की बात करोगे या पहले वन और इस अनदर की बात करोगे, या पहले टू की बात करोगे? पहले टू की बात करोगे, या पहले वन और फिर अनदर की बात करोगे, या पहले टू के बारे में कुछ बताओगे और फिर टू में से कैटेगरी अलग अलग बना दोगे? एक ये होता है और दूसरा ये होता है। तो बच्चा बात किसके बारे में हो रही है यहाँ पर? इसमें लिखा है ओनली 2 ग्रुप्स ऑफ माउंटेन गोरिल्लाज, गोरिल्लाज रिमेन। सिर्फ 2 ही प्रजातियां हैं पर्वतीय गोरिल्लाओं की जो रिमेन कर रही है। एक तो कौन सी है? जो यहाँ पर इस नेशनल पार्क में रह रही है, और दूसरी कौन सी है? जो विरुंगा माउंटेन्स पे रहती है। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन सा जाएगा? सी जाएगा। सी के बाद में कौन सा जाएगा? सी के बाद में ए जाएगा, और ए के बाद में कौन सा जाएगा? डी जाएगा। तो अब देख लो, सी ए डी तीनों लगातार कौन से में दे रखा है? सी ए डी, सी ए डी, ये रहा सी ए डी, है ना? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बी है वो 1 नंबर पर आ जाएगा, बी है वो 1 नंबर पर आ जाएगा। ये क्यों आया? क्योंकि बात बंदा किसके बारे में बोल रहा है? इनके बारे में। ठीक है ना? माउंटेन गोरिल्लाज है, वो क्या चीज है? सबसे ज्यादा खतरे में पड़े हुए जानवर है। थ्रेटन मतलब खतरे में पड़े हुए, लुप्त होने के कगार पर। अब उसने बताया कि बचे हुए सिर्फ कितने हैं? 2 ही प्रजाति बची है इनकी। रिमेन मतलब बाकी बची है, 2 बची है। 2 में से एक है, वो तो कहाँ रह रही है? यहाँ रह रही है। दूसरी बच गई, वो कहाँ रह रही है? वो यहाँ रह रही है। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले 2 वाला गया, फिर 2 को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। 1 ये है और सेकंड वाला ये है। तो अदर, 1 के बाद अदर या अनदर जाता है, और सम के बाद में अदर वाला। समझ में आ गई बात? चलो क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं भाई क्या दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 99 में भी बेटा यही है, फिर जंबल ऑर्डर। ये देखो सेंटेंस को जंबल ऑर्डर में दे रखा है और हमें करना क्या है, इसमें इनको सीक्वेंस बनाना है इनका, है ना। तो देयर आर इनफैक्ट, इनफैक्ट वाला वाक्य तो शुरुआत में जा नहीं सकता। इनफैक्ट का यूज कब करते हो आप, जब किसी बंदे ने कोई बात बोली है और आप उसका एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा दे रहे हो। अगर मैं बोलूँ कोई 500-700 आदमी आए थे वहां पर और आप बोलो नहीं सर इनफैक्ट 850 थे, तो एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा देना होता है, उसके लिए इनफैक्ट का यूज होता है ना। अच्छा, तो इनफैक्ट देर आर अबाउट 800 मिलियन, ये देखो इसने एग्जैक्ट आंकड़ा दे रखा। मोबाइल फोन यूजर्स, मोबाइल फोन यूजर्स, यहाँ पर दे हैव बीन। अब इस दे का यूज किसके लिए हो रहा है ये देखना पड़ेगा। दे हैव बीन इन यूज किसके बारे में बोला इसने। मोबाइल कंपनीज आर रेगुलरली ब्रिंगिंग आउट phones with new features for these users. There are hundreds of millions of mobile phones in India today. अच्छा एक बात देखो, hundreds of millions of मोबाइल फोन्स, बेटा ये एक चीज है कि एक से ज्यादा, तो इनके लिए दे का यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। अच्छा इसके बाद में यहाँ पर है दीज यूजर्स, बेटा एक है ज्यादा, ज्यादा, तो इनके लिए भी दे का यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। अच्छा अब मुझे बात बताओ, यूजर्स वाला एक वाक्य कहीं पर और भी है, यूजर्स ये भी है, तो बच्चा मुझे बताओ यूजर्स वाला वाक्य पहले जाएगा या दीज यूजर्स वाला वाक्य पहले जाएगा। जब किसी नाउन के पहले दे लग जाए, दिस लग जाए, दैट लग जाए, दीज लग जाए, ठीक है, दीज आ जाए या दोज आ जाए और इसके बाद में कोई नाउन दे रखी हो, बेटा इसका मतलब ये होता है कि इस नाउन का यूज पहले कहीं पर हो चुका है। एक तो मैं ए बुक बोलूं और एक दे बुक बोलूं, तो बेटा दे बुक कौन सी है, वो बुक जिसके बारे में पहले कहीं मैं बात कर चुका हूं। तो बेटा दीज यूजर्स वाला वाक्य पहले आएगा या यूजर्स वाला वाक्य पहले आएगा, है ना। तो मुझे बताओ ए जाएगा पहले और ए के बाद क्या जाएगा, ए के बाद में कौन सा जाएगा, ए के बाद में कौन सा जाएगा, सी। इसके बाद में क्या जाएगा, सी जाएगा, ए के बाद में सी जाएगा। अब देखो दे हैव बीन इन यूज, दे मैंने वे हैव बीन इन यूज, वे यूज में है, तो बेटा कौन है यूज में, वे किसके बारे में बात हो रही है, मोबाइल फोन्स। तो बेटा मोबाइल फोन्स वाला वाक्य पहले जाएगा या दे वाला वाक्य पहले जाएगा, नाउन वाला वाक्य पहले जाएगा या प्रोनाउन वाला वाक्य पहले जाएगा, नाउन वाला। तो बेटा फोन्स वाला वाक्य पहले जाएगा और दे वाला वाक्य बाद में, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, मोबाइल फोन्स की, और इस दे का यूज भी किसके लिए हो रहा है, मोबाइल फोन्स के लिए। तो बच्चा क्या हो जाएगा, डी पहले जाएगा और बी बाद में जाएगा, डी पहले जाएगा और बी बाद में जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन पकड़ो जिसमें ए के बाद में सी हो और डी के बाद में बी हो, ए के बाद में सी हो, ए के बाद में सी और डी बी, डी बी ए सी ये दे रखा है ना, ये रहा, डी के बाद में बी ये रहा, बी के बाद में बी ये रहा और ए के बाद में सी, ए के बाद में सी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसमें क्या गड़बड़ है अभी, ए सी तो इसमें भी है ना, लेकिन डी बी नहीं है, बी डी दे रखा है, इसलिए ये वाला, समझ में आ गई बात। और ये तो गड़बड़ है ही, फिर ये तो गड़बड़ है ही है, तो आंसर हो जाएगा डी बी और ए सी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो बात किसके बारे में हुई है कि सैकड़ों मिलियन मोबाइल फोन है इंडिया में आज, ठीक है ना, और फिर उनका यूज कब से हो रहा है, लगभग 2 दशकों से। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, सच तो ये है कि 800 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स है, ठीक है ना। फिर इसके बारे में क्या बोल दिया, फिर इसके बारे में क्या बोल दिया, जो भी है सी वाला सेंटेंस है, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या, टीनेट, इसका मतलब होता है बेटा कोई बिलीफ या प्रिंसिपल, सिद्धांत तो बोलते हैं टीनेट, का मतलब होता है बिलीफ, सिद्धांत या मत। डॉक्ट्रिन का मतलब भी क्या होता है, सिद्धांत या मत। और इस टीनेंट का मतलब होता है किराएदार, का मतलब क्या होता है बच्चा, किराएदार। और डेस्पोट का मतलब तानाशाह, तानाशाह, ठीक है ना, जिसको क्या बोल सकते हैं, मोनार्क, जिसको क्या बोल सकते हैं, ऑथोरिटेरियन, जिसको क्या बोल सकते हैं, टोटलिटेरियन, ठीक है ना। अच्छा, और रिवरेंस का मतलब होता है आदर, रिस्पेक्ट, तो क्या बोल सकते हैं अपने, रिस्पेक्ट बोल, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आज के क्वेश्चन थे, इनको घर पे जाके एक बार थोड़ा सा गौर करना इन पे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खुश